या बीएसएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे तो बायोलॉजी का प्रश्न आपको अधिक से अधिक देखने को मिलता है। और बायोलॉजी का समझ विकसित करना हमारे लिए जरूरी है, उसके लिए हम वीडियो आपको बनाकर दे रहे हैं। तो चलिए हम पाचन तंत्र की ओर, पहले जिसको हम आहार नल कहते हैं, पाचन तंत्र की हम बात करेंगे। पाचन तंत्र में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे, इन चीजों का वर्णन हम अभी करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग हैं या कौन कौन से चीजें हैं जो आते हैं। तो ये एक सीरीज वाइज पूछा भी गया है एग्जाम में। जो पाचन तंत्र में सबसे पहला कार्य जो होता है अंतर्ग्रहण का होता है। और अंतर्ग्रहण जो होता है, अंतर्ग्रहण होगा, अंतर्ग्रहण के आगे का जो काम होता है वो पाचन का होता है। जब कोई भी भोजन हम अंदर ले लेते हैं तो अंतर्ग्रहण होगा, उसके बाद उसको पचाना शुरू हो जाएगा। जब वो पच जाएगा तो उसका अवशोषण होगा, अवशोषण होगा। और इस तरह से अवशोषण होने के बाद चौथा जो टर्म आएगा वो स्वांगीकरण होगा। अवशोषण होने का मतलब है जब हम उसका यूज करने लग जाएंगे तो ये स्वांगीकरण हो जाएगा, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद लास्ट टर्म जो होगा मल परित्याग या उत्सर्जन, उसको कह सकते हैं उत्सर्जन। तो इस तरह से प्रोसेस चलती है और ये एक सीरीज में लिखा गया है और सीरीज से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस सीरीज को याद रखेंगे। पहले अंतर्ग्रहण होगा, तब पाचन होगा, अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा और उत्सर्जन होगा। लेकिन ये मानव का है, याद रखेंगे। एक कोशिकीय में इतने सारे नहीं होते हैं, एक कोशिकीय में अंतर्ग्रहण होगा, पाचन होगा और उत्सर्जन हो जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के एक कोशिकीय कोशिका में ऐसा होता है। पाचन तंत्र की बात अगर हम करें तो पाचन तंत्र में सबसे पहले हमारे जो मुख गुहा है उसमें से ही पचना शुरू हो जाता है। मुख गुहा में जब हम भोजन को रखते हैं तो लार ग्रंथि वहां होता है, लार ग्रंथि। इस लार ग्रंथि में एंजाइम होता है और इस एंजाइम में पूछा गया है कि हमारे लार ग्रंथि में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो होता है आपका टाइलिन। याद रखेंगे कि टाइलिन एंजाइम जो होता है लार ग्रंथि से निकलता है और वो मंड को पचाता है। तो याद रखेंगे कि टाइलिन का कार्य क्या है, मंड को पचाना। मंड को वो मल्टोज में बदल देता है और इस तरह से मंड का जो है ना पाचन हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ में एक एंजाइम और निकलता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम का काम एक अलग चीज है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लाइसोजाइम निकलता है तो वो जीवाणु का भक्षक होता है, अर्थात वो जीवाणु को नष्ट कर देता है। भोजन में ढेर सारे जीवाणु होती है, जैसे ही लार से लाइसोजाइम निकलता है वो सारे जीवाणु को नष्ट कर देता है ताकि हमारे शरीर में किसी प्रकार का बीमारी ना पैदा ले ले। तो सबसे पहले लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हैं। टाइलिन जो कि पचाने का कार्य शुरू कर दिया और लाइसोजाइम जो जीवाणु को मारने का काम शुरू कर दिया। तो उस समय आपको एग्जाम में पूछा जाएगा जीवाणु मारने वाला या पचाने वाला, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भोजन चला जाता है अमाशय में। जब मुख के बाद हमारा जो भोजन होता है वो अमाशय में चला जाता है। तो याद रखेंगे कि मुख गुहा के बाद कहाँ भोजन जाएगा, अमाशय में। ठीक है, अमाशय इससे जो है इससे एक पाइलोरिक ग्रंथि जुड़ा होता है, पाइलोरिक ग्रंथि। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और पाइलोरिक ग्रंथि का क्या कार्य होगा, सो ध्यान रखेंगे कि पाइलोरिक ग्रंथि यहाँ से एक रस निकलता है, पाइलोरिक ग्रंथि से, उसको हम जठर रस के नाम से जानते हैं, जठर रस। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि जठर रस होता है और ये अमाशय से निकलता है, जठर रस। तो जठर रस में होता क्या क्या है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये एक पीले रंग का द्रव है, पीले रंग का। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि पीले रंग का द्रव है और ये इसका गुण जो है प्राकृतिक जो है अम्लीय होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें जो होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन होता है जो जिसमें HCl अम्ल निकलता है। ऑक्सीटोसिन कोशिका से HCl अम्ल निकलता है। याद रखेंगे कि HCl अम्ल का कार्य है जीवाणु को मारना। हमारे पेट में HCl कमना और बढ़ना बीमारी का कारण बन सकता है। इसीलिए HCl नमक नहीं है, NaCl नमक होता है, HCl अम्ल है। ठीक है, ये एक प्रबल अम्ल होता है और इसका pH मान बहुत ही
कम होता है, ये जीवाणु को मारने के लिए वहां से निकलता है, क्योंकि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो लार ग्रंथियां से नहीं मरते हैं, तो वहां पे जाकर के अमाशय में जब हमारा भोजन जाता है तो वहां पे HCl से वो मर पाता है, क्योंकि उसका पीएच मान काफी कम होता है और वो मर जाता है। साथ में यहाँ एंजाइम भी निकलता है और उस एंजाइम से याद रखेंगे कि वही एंजाइम पचाने का कार्य करता है। वो क्या करता है एंजाइम? लार ग्रंथि का कार्य खत्म कर देता है, अर्थात लार से निकला एंजाइम का काम खत्म करके वहां से जो है आगे टाइलिन का काम खत्म कर देता है और जठर रस स्टार्ट हो जाता है अपना काम करने। जठर रस में दो तरह के एंजाइम देखने को मिलता है। एक एंजाइम आपका होगा पेप्सिन होगा, पेप्सिन, और दूसरा आपका पेप्सिन होगा और रेनिन होगा। पेप्सिन और रेनिन दो तरह के एंजाइम देखने को मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये प्रोटीन के पाचन में मददगार होता है, दोनों ही प्रोटीन को तोड़ता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगर HCl नहीं निकलेगा तो ये सक्रिय नहीं हो पाता, इस बात को ध्यान रखेंगे। HCl ही इन दोनों को सक्रिय बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जीभ की। जीभ से भी एग्जाम में पूछे गए हैं। जीभ में छोटा छोटा दाना सा आकार का रहता है, जिसको हम स्वाद कलियां कहते हैं। स्वाद कलियां, जीभ में स्वाद कलियां होता है, और ये स्वाद कलियां क्या करता है? भोजन पचाने का स्वाद कलियां जो है आपको स्वाद के देखने के लिए कार्य, स्वाद में काम आता है। जैसे जैसे इसके 3 भाग हम बना सकते हैं स्वाद के लेकर के। एक पीछे का भाग हो सकता है, एक आगे का भाग हो सकता है, और एक साइड का भाग हो सकता है। तो ये साइड वाले भाग हमको और पीछे वाले आगे वाले क्या हमको एहसास कराता है, ये इससे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आगे वाले भाग से हमें मीठेपन महसूस होता है, पीछे वाले भाग से कड़वापन महसूस होता है, और साइड वाले भाग से आपको नमकीन महसूस होता है। तो इस तरह से आपको स्वाद कलियां ध्यान रखना है। स्वाद कलियां से इतनी बात आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो जीभ के बारे में आपको इतनी बात ध्यान रखना है। फिर हमारे मुंह में दांत होता है, दांत से भी पूछे गए हैं एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखेंगे कि दांत से क्या क्या पूछे जाएंगे। तो दांत के टाइप्स कितने हैं ये पूछे गए हैं। कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं। इनकी संख्या 4 कृंतक का होता है जो काटने का काम, रदनक जो भेदने का काम करता है, अग्रचवर्णक और चवर्णक दोनों ही चबाने का काम करता है। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई दांत है तो चवर्णक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है मनुष्य में प्रत्येक जबड़े, जितने भी जबड़े हैं, मतलब प्रत्येक जबड़े का मतलब एक ऊपर जबड़ा है और एक नीचे जबड़ा है। ऊपर में भी 16 और नीचे में भी 16 दांत होते हैं। कुल दांतों की संख्या अगर हम कहें तो टोटल के टोटल 32 दांत होते हैं। लेकिन ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे दंत सूत्र। याद रखेंगे, दंत सूत्र याद रखना है। दंत सूत्र बोले तो इंसाइजर जो होता है, आई से इंसाइजर को इंडिकेट करता है 2/2। उसके बाद इंसाइजर के बाद कैनाइन होता है जो 1/1 होता है। उसी तरीके से आपका प्रीमोलर होता है जो 2/2 होता है प्रीमोलर, और 2/2 का होता है, और मोलर जो होता है आपको 3/3 का होता है। तो इस तरह से चवर्णक हम इसको बोलते हैं, इसको अर्धचवर्णक बोलते हैं, कैनाइन को रदनक बोलते हैं, और इस तरह से इंसाइजर होता है भेदक। तो इस तरह से आपको दंत सूत्र याद रखना जरूरी होता है। ये दंत सूत्र से एग्जाम में पूछे गए। शैशव अवस्था की बात करें तो शैशव अवस्था में मात्र 20 ही दांत होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। शैशव अवस्था में मात्र 20 ही दांत है, और दांत का जो हिस्सा है आपको याद रखिए, इसको हम दूध का दांत भी कह सकते हैं। 20 दांत को जो है दूध का दांत कहते हैं। दांत के आगे के हिस्से मतलब दांत में जो एक सबसे जो कठोर हिस्सा है उसको हम इनामेल के नाम से जानते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, तो दांत का जो आगे का ऊपर का जो जबड़ा में होता है वो आपका इनामेल होता है। तो इस तरह से आपको दांतों के बारे में जानना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य एंजाइम, जैसा कि आप मुंह में देख लिए हैं टाइलिन और लाइसोजाइम, ये आपको हम बता ही दिए हैं। अमाशय में आप देखे हैं पेप्सिन और रेनिन। तो इस तरह से अमाशय में, लेकिन अब अमाशय से आगे चल करके हमारा जो अमाशय किससे जुड़ा होता है जिससे रस निकलता है, तो पक्वाशय से। इस बातों को ध्यान रखेंगे, पक्वाशय से निकला हुआ रस पचाने का कार्य करता है। तो इस तरह
आपको अमाशय और मुख का बात खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब है कि अब हम कौन सी चीजें जाने आहार नाल के, तो अगन्नाशय को जानते हैं। इसके बाद भोजन जो है ना, अगन्नाशय का पार्ट आता है, अगन्याशय। अब अगन्याशय जो होता है, देख लीजिए, अगन्याशय में भी कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसमें पहला हो गया ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। दूसरा एमाइलेज हो गया, और तीसरा आपका हो जाएगा लाइपेज। ये तीनों एंजाइम का कार्य काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन पचाने में ये भी मदद करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और अमीनो अम्ल इस तरह से प्रोटीन पेप्टोन को में बदलता है, और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है, इस तरह से अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो ये सारे कार्य ये अगन्नाशय रस से ही होता है। तो अगन्नाशय रस और अमाशय रस में अंतर है, ये अमाशयी रस है, वही ये अगन्नाशयी रस है, दोनों बात को ध्यान रखना है। और आगे चल करके ये लाइपेज, जो लाइपेज है ये क्या करता है, तो वसा पचाने का कार्य करेगा। मंड उसी को बोलते हैं, वसा को ही कहते हैं, और ग्लिसरॉल में बदल करके फैटी को बढ़ाने लगता है, अर्थात हमारा फैटी बढ़ाने में इन्हीं सब का मदद होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम छोटी आंत की बात करेंगे। अगन्नाशय रस से आपको ध्यान रखना है यही सारी बात। अब हम छोटी आंत की बात करते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। इस बात को सबसे पहले याद रखिए कि शरीर के कौन से भाग में पूर्ण पाचन होंगे। तो पूर्ण पाचन, पहले पाचन अगर पूछे तो मुख गुहा, मुख गुहा, ठीक है। और मुख गुहा। और दूसरे पाचन की बात करें, छोटी आंत में भी एंजाइम कई प्रकार के निकलते हैं, जो हमें ध्यान रखना है। आखिर वो एंजाइम कौन कौन से हैं। तो पहला एंजाइम आपको इरेप्सिन होता है, इरेप्सिन। इरेप्सिन के भी कार्य कई तरह के हैं। उसके बाद आपको मल्टोस होगा, माल्टोस। तीसरा एंजाइम आपका है सुक्रोज। ये सब आपके ध्यान रखेंगे कि ये सब एंजाइम है, और लैक्टोज है, लाइपेज है, सभी का कार्य अपना अपना होता है। तो छोटी आंत के भी रस को आपको ध्यान रखना है। इरेप्सिन की बात कर लेते हैं थोड़ा। इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन और अमीनो अम्ल में बदलता है, यहाँ भी जैसे अभी हम इसे पहले अमाशय की बात, अगन्नाशय की बात किए थे। मल्टोज, मल्टोज क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है, मल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, और ग्लूकोज ही हमारे शरीर के लिए ऊर्जा देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सुक्रोज जो है, सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बना होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये सब सेकेराइड है, ठीक है। मल्टोज, सुक्रोज, ये सब एक प्रकार का सेक्राइड है। लाइपेज एक प्रकार का सेक्राइड है। तो ये सारे किसके किसके बने होते हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे लैक्टोज, तो लैक्टोज जो है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है। तो जो दो अणु से, दो सेक्राइड से बने हुए हैं, मतलब दो अणुओं से बने हुए हैं, तो उसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। जो सिंगल से बना है उसको हम मोनोसेक्राइड कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि लैक्टोज बताइए कि डाइसेक्राइड है या मोनोसेक्राइड है, तो ये आपको लैक्टोज जो है, लैक्टोज आपको ध्यान रखना है कि लैक्टोज आपका मोनोसेक्राइड होगा, ठीक है। सॉरी, लैक्टोज जो है डाइसेक्राइड होगा। और यही लैक्टोज जब अगर ग्लैक्टोज बोल देगा, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज बोलेगा, तो उस समय आपको ध्यान रखना है ये मोनोसेक्राइड है, क्योंकि ग्लैक्टोज और प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज यही दोनों का जो है मिला हुआ रूप एक बार लैक्टोज कहलाता है, क्योंकि लैक्टोज ही टूट करके ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में अलग अलग होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड होगा, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो है आपको इस तरह से आपको दो भागों में टूटा है, मतलब दो भाग तोड़ करके बनाए गए हैं। तो ये सारे चीज हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लाइपेज जो है क्या कर रहा है, वसा को कन्वर्ट कर दे रहा है ग्लिसरीन में और फैटी में। वसा को, लाइपेज का काम है वसा को ग्लिसरीन और फैटी में बदल देना। तो लाइपेज शब्द को याद रखेंगे, ये लाइपेज आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने अगन्नाशयी रस, कई तरह के रस को बताएं। अब हम सेकेराइड की थोड़ा चर्चा अलग से कर दे रहे हैं कि सेकेराइड के तीन भाग है। सेकेराइड की बात करें तो सेकेराइड जो होगा ये तीन तरह का होगा। एक, अब पहले से भी आप जान सकते हैं, मोनो कह सकते हैं जो सिंगल होगा, डबल वाले को हम डाई कह सकते हैं, डाई सेकेराइड, और जो दो से ज्यादा होगा उसको हम
पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसके उदाहरण ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से आते हैं मोनोसेकेराइड में। सबसे छोटा अणु मोनोसेकेराइड है, उससे बड़ा अणु डाइसेकेराइड है और सबसे बड़ा अणु पॉलीसेकेराइड है। इस बातों को ध्यान रखना है। लैक्टोज लैक्टोज और सुक्रोज ये डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं, लैक्टोज और सुक्रोज। वही ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सब मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। और स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज ये सब पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। स्टार्च हो गया, स्टार्च, उसके बाद आप सेलुलोज, सेलुलोज ये सारे जो है आपका पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है, एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे हम अब सेकेराइड से आगे बढ़ेंगे स्वांगीकरण। जैसा कि हम इससे पहले आपको बता दिए हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण। अवशोषण को पहले बता रहे हैं। अवशोषण क्या होता है? तो शरीर में पचा हुआ भोजन को अंदर ग्रहण कर लेना, मतलब उसको ले लेना, क्या है ये एक प्रकार का अवशोषण है, इसी को हम अवशोषण कह रहे हैं। और अवशोषण जो है छोटी आंत में ज्यादा हो। अवशोषित भोजन, अवशोषित भोजन कहाँ जाएंगे? अवशोषित भोजन जो है ना उपयोग में लिए जाएंगे। जितना भी भोजन को अवशोषित कर लिया गया है वो उपयोग में लिए जाएंगे, और ये उपयोग कर लेना ही स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण, इसी का नाम स्वांगीकरण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो भी अवशोषित भोजन होगा उसको, अब जब भोजन जो हम उपयोग में ले लिए तो कुछ भाग भोजन का बच गया, अर्थात वो हमारे काम के नहीं है, तो उसको हम मल कहते हैं, उसको हम मल कहते हैं। अर्थात इसको त्याग देना, मल त्याग, या हम उत्सर्जन कह सकते हैं, उत्सर्जन कहेंगे। तो इस तरह से मल त्याग और उत्सर्जन उसके बाद का काम है। इसमें भोजन में जो है ध्यान रखेंगे कि भोजन का जो भाग नहीं पचता है, जीवाणु उसको मल बना देता है। अर्थात हमारे शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु हैं जिसको भोजन को मल बनाने का कार्य करता है, और इस तरह से वो गुर्दा से हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकल जाता है। तो गुर्दा के जरिए, गुर्दा का काम है मल को त्यागना। गुर्दों को याद रखेंगे। पाचन में भाग लेने वाले कुछ अंग तथा इसके पार्ट जो है, कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना है। पाचन में भाग लेते हैं यकृत, ध्यान रखना है। पित्ताशय, पित्ताशय भाग लेता है पाचन में। पित्ताशय के बाद आपको पित्त भी भाग लेता है। उसके बाद आपको पित्त के बाद अगन्नाशय, अगन्नाशय तो हम बताए हैं, लेकिन अगन्नाशय फिर से थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगन्नाशय भी भाग लेता है। और उसके बाद लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं और इंसुलिन है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, इन सभी चीजों को याद अलग से थोड़ा रखना जरूरी है। और लास्ट जो है आपका इंसुलिन। चलिए इन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यकृत के बारे में जान लेते हैं कि यकृत से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। शरीर का अगर सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछेगा तो आपका यकृत है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अंग पूछेगा, अंग में आपको त्वचा याद रखना है। त्वचा, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अंग और ग्रंथि अलग चीज होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो आप ध्यान रखेंगे यकृत है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो अगन्नाशय है। मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अगन्नाशय है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि आपका अगन्नाशय है, ठीक है। और ये साथ में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, क्योंकि जनरली ज्यादातर ये एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसीलिए अब थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन किया जा रहा है, तो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के पूछ लिए जाते हैं। 1.5 kg का वजन होता है इसका, इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे पित्तरस निकलता है, और एक एंजाइम जो कि पित्तरस एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है। अर्थात जो भी एंजाइम होगा आगे चल करके अगन्नाशय में, मतलब अगन्नाशय में ही जाता है, तो उस एंजाइम से मिलेगा, तभी जाकर के उसका एंजाइम जो है सक्रिय होता है। पित्तरस का इतना बड़ा कार्य है कि सक्रिय बनाता है। तो इस ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन जो है ना, पित्तरस का भी बहुत बड़ा योगदान है। और यह इस तरह से यकृत में ही यूरिया, जो हमारे शरीर में अमोनिया होता है, उस अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत ही करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और हालांकि यूरिया छानने का काम गुर्दा करता है, किडनी करता है, लेकिन यूरिया बनाने का काम यकृत करता है। इस बातों को ध्यान
रखेंगे, क्योंकि यूरिया फिल्ट्रेशन वहाँ होता है। अगर हमारा किडनी खराब हो जाता है तो हमारे शरीर में यूरिया फैल जाता है, जिसके कारण लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये यूरिया बनता कहाँ पे है? तो यह यकृत में बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यूरिया कैसे बनता है? तो जब प्रोटीन टूटता है तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटता है। प्रोटीन टूटेगा तो वो अमीनो अम्ल में टूटेगा, और यही अमीनो अम्ल यूरिया के रूप में कन्वर्ट करना जरूरी होगा, क्योंकि हमारे शरीर में यूरिया अगर नहीं कन्वर्ट हुआ तो ऐसे परिस्थिति में अमीनो अम्ल का परित्याग नहीं कर सकता है, और वो हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। प्रोटीन में अगर सबसे अधिक भाग कहे तो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा ग्लूकोजॉन की मात्रा होता है, जो हमारे पोषक तत्व के लिए काफी जरूरी है। ग्लूकोजॉन के रूप में हमारे शरीर में जो भी भोजन होता है वो ग्लाइकोजॉन के रूप में ही संचित होता है। ग्लाइकोजॉन के रूप में हमारे शरीर में भोजन संचित रहता है, और जब जरूरी होता है तब उसका ऊर्जा का उपयोग होते रहता है। इसीलिए हम कभी कभी 2-4 दिन नहीं भी खाते हैं तो हम चल पाते हैं या टहल पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? हमारे शरीर में ऑलरेडी ऊर्जा जमा रहता है। तो किस रूप में रहता है ये एग्जाम में पूछा गया है? ग्लाइकोजॉन के रूप में। यदि भोजन में वसा की कमी हो तो कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल दिया जाता है। मतलब वसा में अगर आपके भोजन में वसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे शरीर में ऐसे कुछ अंग हैं जैसे यकृत, जो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ही वसा बना देता है। तो इस तरह से वसा की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाता है। तो यकृत का कार्य ये सारे देखें। हिपैरिन, एक हिपैरिन होता है। हिपैरिन भी यही होता है, जैसे कहने का मतलब है कि रक्त में हो मृत आरबीसी भी नष्ट करने का कार्य यहीं पे होता है। मतलब हिपैरिन का जो है उत्पन्न यहीं से होता है। हिपैरिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो फाइब्रोनोजिन के जस्ट उल्टा काम करता है। आरबीसी नष्ट यकृत में होता है, जैसा कि हम कल ही बता दिए थे कि यकृत में और प्लीहा में दोनों जगह आरबीसी नष्ट होते हैं। कोई व्यक्ति अगर जहर खा लिया है तो उसका जांच यकृत का ही जांच। आहार नाल से जुड़ी हम तथ्य बता रहे थे, जिसमें से हम पित्त की बात कर रहे थे। तो पित्त जो है आपको ध्यान रखना है कि पित्त से पूछे गए हैं एग्जाम में, क्या कार्य है पित्त का? पित्त अग्न्याशयी रस को सक्रिय बनाता है, सबसे पहला काम। क्षारीय होता है, ये तो पहले ही बता दिए हैं हम आपको। और ये अग्न्याशयी रस को क्या करता है? सक्रिय बना देता है। सक्रिय का मतलब एक्टिव कर देता है। अब एक्टिव करने का मतलब है कि जब तक पित्त से अग्न्याशयी रस नहीं मिलेगा तब तक वो उसका एंजाइम का कोई सक्रियता नहीं आएगी। भोजन में जीवाणु को भी खत्म कर देता है पित्त, याद रखेंगे कि जीवाणु खत्म और इमल्सीकरण में सहायक होता है, अर्थात अवशोषण करने में भी सहायक है। पित्त वाहिनी से अवरोध होने पर रुधिर से, जब पित्त वाहिनी से अवरोध होगा तो उस समय हमारे रक्त से जो है ना बिलीरुबिन लेना बंद हो जाता है। मतलब हमारे शरीर में एक बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन। अगर पित्त वाहिनी में अगर अवरोध किसी प्रकार का होगा तो ऐसी परिस्थिति में इसको लेना बंद कर दिया जाता है, और लेने बंद करने से क्या हो जाएगा कि पीलिया नाम का बीमारी हो जाएगा। कभी देखते होंगे कि आंख पीला हो जाना, शरीर पीला हो जाना, तो यही इसी के कारण पीला हो जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि जॉन्डिस के समय या पीलिया के समय हमारा शरीर पीला क्यों हो जाता है? तो यही पदार्थ के कारण पीला हो जाता है, क्योंकि पित्त रस में अवरोध हुआ और इसको लेना बंद हो गया, जिसके कारण हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गया और फैल गया, जिसके कारण जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा अग्न्याशय की बात कर लेते हैं कि अग्न्याशय में क्या क्या चीजें आपको याद रखना है, अग्न्याशय से संबंधित क्या क्या। जैसा कि आपको हम ये बता दिए कि ये हमारे शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इस रूप में याद रखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ये है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो यकृत है। लेकिन सबसे बड़ा अंग पूछा जाता है तो त्वचा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्लैंड के नाम से ये जाना जा रहा है। मिश्रित ग्लैंड इसी का नाम है, क्योंकि यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी अर्थात दोनों तरह का व्यवहार करता है, इसीलिए इसको हम मिश्रित ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। नलिका विहीन है ये, याद रखेंगे। नलिका युक्त और नलिका विहीन की तरह कार्य करता है। नलिका युक्त होता है, यह मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, जैसा कि हम आपको बता दिए हैं। प्रोटीन वसा पचाने में
इससे निकला एंजाइम जो है ना प्रोटीन और वसा को पचाने में कारगर है, इसीलिए इसे हम पूर्ण पाचक रस, इससे निकलने वाले रस को हम पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इसमें इसी में एक लैंगरहैंस की दूपिकाएं हैं, लैंगरहैंस की दूपिकाएं। अब ये लैंगरहैंस की दूपिकाएं से क्या निकल रहा है, तो इस दूपिकाएं से एक एंजाइम हार्मोन निकल रहा है, हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। इस हार्मोन का नाम इंसुलिन है। ये इंसुलिन हमारे शरीर में काफी मतलब जो जितना भी चीनी की मात्रा है यही पचाता है। अगर ये बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से जो चीनी निकला है, अर्थात जो चीनी की मात्रा है वो पचना हमारे शरीर से बंद हो जाता है और यही परिस्थिति में मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग हो जाता है। तो जो इससे पीड़ित हो जाता है, इंसुलिन जिसको नहीं निकल पाता है, अगर लैंगरहैंस दूपिकाए के बीटा कोशिका से अगर नहीं निकल पाता इंसुलिन, ऐसे परिस्थिति में उसको इंसुलिन की सुई लेना पड़ता है, नहीं तो उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर चीनी की मात्रा बढ़ जाता है, जिसको हम चिनिया बीमारी, मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस बातों को ध्यान रखना है कि इंसुलिन जो है कहाँ से निकलता है, तो बीटा कोशिका, लैंगरहैंस की अग्नाशय के बीटा कोशिका से ये निकलता है। इसकी खोज की बात करें तो बेंटिक और वेस्ट नाम का व्यक्ति ने किया था। यह ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण करने वाला हार्मोन यही है। आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज को नियंत्रण कौन कर रहा है, तो इंसुलिन। इससे डायबिटीज होने की खतरा अगर नहीं नियंत्रण हुआ तो डायबिटीज हो सकता है। शरीर में ग्लूकोज बढ़ना मधुमेह है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि मधुमेह क्या है, तो ग्लूकोज का बढ़ जाना। ग्लूकोज का मतलब है कि चीनी की मात्रा उसमें बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र की। अभी हमने मानव तंत्र की चर्चा की है, जिसमें एक परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इससे जुड़ी पार्ट है वो आपको ध्यान रखना है। हृदय भी इसी का पार्ट है। हृदय परिसंचरण तंत्र का पार्ट है। हृदय हो गया, उसके बाद आपका धमनी हो गया, धमनियां कहे, और शिराएं कहिए, शिराएं, ये सभी जो हैं परिसंचरण तंत्र का पार्ट हैं। रुधिर भी परिसंचरण तंत्र में ही आता है। रुधिर के बाद तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन याद रखेंगे कि परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले हृदय की बात करते हैं। हृदय का वजन जो होता है 300 ग्राम लगभग में होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसका वजन 300 ग्राम है, और शरीर का सबसे व्यस्तम अंग, अगर सबसे बिजी अंग का है तो यही हृदय है। इस बातों को ध्यान रखना है। हमारे शरीर में पंपिंग का कार्य करता है, अर्थात पंपिंग करने का मतलब है कि हमेशा जो है रुधिर का जो पंप होता है वो यहीं से होता है। मनुष्य के हृदय में टोटल 4 चेंबर है। इस बातों को भी ध्यान रखना है, जिसमें से 2 अलिंद है और 2 निलय है। अलिंद और निलय, इसको भी याद रखेंगे, अलिंद और निलय। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 2 अलिंद में एक दायां होगा और एक बायां होगा। इसी तरीके से यहाँ भी एक दायां होगा और एक बायां होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में 4 चेंबर है, चारों चेंबर का नाम याद रखना है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है धमनी के बारे में। ये हृदय से इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम से पूछा गया है कि हमारे शरीर में कितने चेंबर होते हैं या कितने बेस्म होते हैं। तो उसी को हिंदी में हम बेस्म कहते हैं, तो 4 बेस्म होते हैं। आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में अलिंद कितने होते हैं या निलय कितने होते हैं। तो इस बातों को ध्यान रखना है। आगे हम धमनी की बात करें तो धमनी जो है रक्त का परिसंचरण करता है, अर्थात रक्त को ले जाने का कार्य करता है। एक बात करें कि रक्त ले जाने का कार्य करता है, तो शुद्ध और अशुद्ध 2 तरह के धमनी होते हैं। धमनी को हम 2 तरह में डिवाइड किया गया है, एक शुद्ध है, एक अशुद्ध। जनरली आपको ध्यान रखना है, सारा धमनी जितने भी है सब के सब शुद्ध का ही परिसंचरण करते हैं, लेकिन एक पलोमोनरी धमनी है जो आपको ध्यान रखना है कि अशुद्ध रक्त को फेफड़े में अशुद्ध रक्त लाता है। अर्थात जो नरी धमनी है, पल्मो
नरी, जो पल्मोनरी धमनी है, ये अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाता है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अशुद्ध रक्त फेफड़ा में, धमनी में, फेफड़ा में अशुद्ध रक्त लाता है, अर्थात ये फेफड़ा में लाता है, ठीक है। और ये जो है शुद्ध रक्त जो है पूरे शरीर में ले जाता है। तो धमनी का कार्य से एग्जाम में पूछा गया है कि धमनी का क्या कार्य है, तो पूरे शरीर में, हृदय से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाना। लेकिन जब अशुद्ध रक्त की बात करें तो पल्मोनरी धमनी हो जाएगा, और ये फेफड़ा तक पहुंचाता है, अर्थात फेफड़ा में लाता कौन है, अशुद्ध रक्त। तो ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद आपको हृदय मांसल भाग है, जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए कि यह मांसल भाग है, और रक्त पहुंचाने वाली धमनी कोरोनरी है। अगर इसमें रुकावट हो तो हार्ट अटैक हो सकता है, अर्थात धमनी में रुकावट होने से हार्ट अटैक का शिकायत या हार्ट अटैक हो सकता है। अर्थात धमनी फटने का मतलब है कि आदमी की मृत्यु, क्योंकि हमारे शरीर से जिस जिस परिसंचरण अंग से रक्त बह रहा है, अगर वही फट जाए तो हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण रुक जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हार्ट अटैक हो जाएगा, उसी का नाम हार्ट अटैक है। कभी कभी सुने होंगे कि हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक में क्या होता है, यही धमनी, मस्तिष्क का धमनी सबसे कमजोर होता है, और ज्यादातर मस्तिष्क का ही धमनी क्षतिग्रस्त होता है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ब्रेन हेमरेज यही कारण है जो हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। हाँ, तो हार्ट अटैक, देखिए हार्ट अटैक कहने का मतलब है कि हार्ट से, हृदय से ही जुड़ा हुआ है वो, ठीक है। और हृदय से जब जुड़ा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में ये ध्यान रखेंगे कि ये धमनी के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। अब ये धमनी मतलब पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाता है। अब पूरे शरीर में जब शुद्ध रक्त को ले जाता है तो उस परिस्थिति में ज्यादातर ब्रेन का जो धमनी है वो ज्यादा ही मतलब हमारा कोमल है और नाजुक है। ऐसे परिस्थिति में ज्यादातर ब्रेन हेमरेज होने का, हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट भी अटैक हो सकता है। हार्ट का मतलब है दिल का जो धड़कन है उसे रुक सकता है। तो ये दोनों कार्य यहीं से होते हैं। अगर हम सीरा की बात कर लेते हैं तो सीरा जस्ट इसका उल्टा कार्य करता है धमनी का। ये शुद्ध रक्त का करता है तो यहाँ अशुद्ध रक्त का लाने का काम करता है। अशुद्ध रक्त लाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि अशुद्ध रक्त। लेकिन एक पल्मोनरी सीरा है जो शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि बायां अलिंद में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम पल्मोनरी सीरा का है। ऐसे सीरा अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करता है, लेकिन पल्मोनरी जैसे ही सीरा कह देगा तो वो शुद्ध रक्त का काम कहां पर, तो बायां अलिंद में। बायां अलिंद क्या है, तो बायां अलिंद हृदय का भाग है, तो हृदय में लाने का भी काम करता है, वही बात कहेंगे। और नहीं तो हृदय नहीं रहेगा तो बायां अलिंद आप कह सकते हैं। तो इस बातों को ध्यान आपको रखना है। हृदय, अब हम शिराएं की बात किए हैं अभी। शिरा शिरा से जुड़े, अब हृदय में रुधिर का जो मार्ग होता है वो कौन कौन है, ध्यान रखेंगे। बायां अलिंद से बायां निलय, अर्थात हृदय में जो है, अभी हम बताए हैं कि बायां अलिंद है, बायां अलिंद है, और एक बायां निलय है, बायां निलय। तो मार्ग से भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि मार्ग से किधर जाता है, तो बायां अलिंद से बायां निलय की ओर जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि बायां अलिंद से बायां निलय की ओर रक्त जाता है, और दैहिक धमनी, फिर दैहिक धमनी में जाएगा, फिर धमनी से विभिन्न धमनियों में चला जाता है, फिर छोटी धमनी में जाएगा, फिर धमनी कोशिका में चला जाएगा, फिर अंग में चला जाएगा। तो ये मार्ग है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। पल्मोनरी धमनी से फेफड़ा में जाता है, ठीक है, यानी कि अलिंद से जो रक्त होता है वो अंग में जाता है, लेकिन पल्मोनरी से कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, और फेफड़ा से पल्मोनरी सीरा में चला जाएगा, और सीरा से बायां अलिंद में चला जाता है। अर्थात सीरा का क्या कार्य है, तो बायां अलिंद तक रक्त को पहुंचा देना। सीरा का कार्य है बायां अलिंद तक रक्त को पहुंचा देना, लेकिन वो रक्त कैसा होगा, अशुद्ध होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे, अशुद्ध होगा, और शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम आपको है सीरा, पल्मोनरी सीरा का। तो ये मार्ग से संबंधित चीजों को आपको ध्यान रखना है। हृदय में संकुचन और शिथिलन होता रहता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। संकुचन होगा, संकुचन और शिथिलन, ये दो कार्य हृदय में होते रहता है, शिथिलन और संकुचन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और शिथिलन का मतलब होता है फैलना।
तो संकुचन होने पर हम सिस्टोल उसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में सिस्टोल कहते हैं, और शिथिलन को हम डायस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोल और डायस्टोल होता है, इस बातों को ध्यान रखना। संकुचन होना का मतलब है सिस्टोलिक होना और शिथिलन होने का मतलब डायस्टोलिक होना। तो हमारे शरीर में 120/80 आप देखते होंगे, ये प्रेशर होना चाहिए। 120/80 में प्रेशर होना चाहिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? तो 120/80। कभी सिस्टोलिक पूछेगा, कभी डायस्टोलिक, और सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक पूछेगा तो 120/80। इस बातों को ध्यान रखें। अगर हम बात करें कि 1 मिनट में हमारा धड़कन कितना बार नॉर्मली धड़क लेता है, तो 72 बार, ठीक है। और एक धड़कन में 70 मिलियन रक्त पंपिंग होता है। तो इस बातों को भी ध्यान रखना है। 70 मिलियन जो है एक बार में मतलब एक धड़कन में पंपिंग हो जाता है। इस तरह से आप 72 एक धड़कन पूरा का है, मतलब 1 मिनट में कितना पंपिंग होगा, तो 1 मिनट में 70 गुने 72 कीजिएगा तो 540 आ जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। भ्रूण अवस्था में धड़कता है 150 बार, लेकिन अगर हमारा माता के गर्भ में अगर कोई बच्चा भ्रूण अवस्था में है, तो उस परिस्थिति में धड़कन 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। और इस बातों को ध्यान रखना है कि दाहिने अलिंद दीवार में एसे नोड होता है। एसे नोड को एग्जाम में पूछा गया है, एसे नोड। तो एसे नोड कहाँ होता है? हाँ, एसे नोड जो होता है वो कहाँ होता है? तो दाएं अलिंद में होता है। और ये इसको हम पूर्ण रूप कहे तो साइनो ऑरिकुलर नोड होता है। साइनो ऑरिकुलर नोड होता है जो आपके दाहिने अलिंद में पाया जाता है। इस बातों को ध्यान रखना है। तो एसे नोड किससे संबंधित है? तो एसे नोड आपको हृदय से संबंधित है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एसे नोड रक्त परिसंचरण से भी संबंधित है, क्योंकि रक्त परिसंचरण तंत्र को ही हम पढ़ रहे हैं। और कहाँ पर होता है? तो दाहिना अलिंद में होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसी तरह जो है हृदय का जो एक धड़कन प्रारंभ होता है, वो सामान्यतः आपको हम अभी बता दिए हैं कि मनुष्य के जो रक्त दबाव है वो कितना होता है? 120/180 mmHg हम उसको बोलते हैं। mmHg याद रखेंगे, 120/80 mmHg होता है। इस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को याद रखना है। कभी भी आप बीपी चेक करते हैं तो यही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को ही चेक करते हैं। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ये ध्यान रखें। इसको मापने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है। उस मशीन का नाम स्फिग्मो मैनोमीटर है। स्फिग्मो मैनोमीटर आप शुरू से ही सुनते आ रहे होंगे। हृदय को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो याद रखेंगे थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर से निकलता है जो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है। रुधिर में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा तो हृदय की गति बढ़ जाएगा। याद रखेंगे कि रुधिर में अगर CO2 बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि हृदय की गति तेज हो जाएगी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। जितनी भी बातें हमने परिसंचरण तंत्र से बताया है, परिसंचरण तंत्र से नॉर्मली आपको इतना बात याद होना चाहिए या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब हम लसिका तंत्र की बात करेंगे कि लसिका तंत्र हमारे शरीर में क्या करता है। लसिका तंत्र, अब लसिका तंत्र क्या करता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो लसिका तंत्र यह प्लाज्मा जैसे प्लाज्मा है उसी तरीके से प्लाज्मा होता है। यह हल्का पीला द्रव है, पीले रंग का द्रव है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, पीले द्रव है। इस बातों को ध्यान रखना है कि पीला द्रव जो है ना लसिका होता है और प्लाज्मा की तरह ही होता है। इसमें पाई जाने वाली कण को हम लिम्फोसाइट कहते हैं। जो कण होता है उसको हम लिम्फोसाइट कहाँ होता है, इस बातों को ध्यान रखें। तो लसिका में होता है, साइट होता है, लिम्फोसाइट कहते हैं। और यह हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता रहता है। अर्थात जो लसिका होता है वो हृदय की ओर किस दिशा में बहता है? तो एक ही दिशा में बहता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन शरीर जो हमारा रक्त है वो दोहरी दिशा में बहता है, लेकिन लसिका एक ही दिशा में बहता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसलिए दोहरा परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में है। रक्त का जो परिसंचरण होता है वो दोहरा होता है। इस बातों को ध्यान रखना है। लसिका की कार्य से पूछा गया है एग्जाम में, इसका क्या कार्य है। कार्य को जान लेते हैं कि लसिका का आखिर कार्य क्या है। लसिका
लसिका में लिम्फोसाइट जो होता है वो हानिकारक जीवाणु को खा जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लिम्फोसाइट जो है ये जीवाणु का भक्षक है। लिम्फोसाइट जीवाणु का भक्षक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हमारे शरीर में जितना भी जीवाणु जाएगा, मतलब भोजन में जाएगा, तो ये लिम्फोसाइट के जरिए, मतलब लिम्फोसाइट उसको खा जाता है। इस बातों को ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ेंगे लसिका के आगे। यह जो है लसिका के पहले कार्य आपको है जीवाणु को खा जाना। यह मनुष्य के शरीर में धान्य का छानने का कार्य करता है, छानने का कार्य करता है, मतलब छन्ना का कार्य, छन्ना कह सकते हैं, छन्ना। जैसे आप चाय छानते हैं ना, तो छानने वाले को क्या कह रहे हैं, छन्ना कह रहे हैं। तो जस्ट लाइक छन्ना का कार्य ये करता है। घाव भरने में भी मदद करता है लसिका। लसिका परिसंचरण उत्तक से सीरा की ओर बहता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, एक दिशा में बहता है तो किस ओर जाता है, तो सीरा जिस ओर जाएगा उस ओर लसिका आपका जाएगा। अब हम परिसंचरण तंत्र से बात आपको अभी बता दिए कि एक लिम्फोसाइट होता है जो जीवाणु को भक्षण कर जाता है, ये छन्ने का कार्य करता है, और उसमें साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये सीरा की दिशा में बहता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। ये पीला एक प्रकार का द्रव है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो लसिका से संबंधित इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम इतनी बातें पर अगले दिन अब हम अगले तंत्र को बताएंगे।